हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम मौर्योत्तर काल के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते जाएं। और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 40वां प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर बी। 41वां प्रश्न है, कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। 41वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। 42वां प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए, शिखर। बी, बेसर। सी, गांधार। डी, नागर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसर। वेसर। वेसर या बेसर। 43वां प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ऑप्शन ए, हीनयान। बी, वज्रयान। सी, महायान या फिर डी, सहजयान। 43वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महायान। 44वां प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार। बी, जैन धर्म का पुनः उदय। सी, चतुर्थ बौद्ध संगीत या फिर डी, गांधार शैली का विकास। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध सभा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 44 का सी सही है। 45वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ए, कनिष्क का। बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का। सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी का या फिर डी, पुष्यमित्र शुंग का। 45वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग का। 46वां प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए, यवन राजा मिनांडर द्वारा। बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सी, पार्थो राजा गोंदोफिरनस द्वारा या फिर डी, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। 46वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। 46 का बी। 47वां प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ऑप्शन ए, मिनांडर। बी, रुद्रदमन। सी, गोंदोफिरनस या फिर डी, कनिष्क। 47वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोंदोफिरनस। गोंदोफिरनस। 48वां प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ऑप्शन ए, कटफिसस प्रथम। बी, कटफिसस द्वितीय। सी, कनिष्क। डी, विम कटफिसस। 48वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कटफिसस द्वितीय। 49वां प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? ऑप्शन ए, गुप्तों ने। बी, हिंद यवनों ने। सी, ईरानियों ने या फिर डी, शकों ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शकों ने। शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। 50वां प्रश्न है, त्रातार, जिसे मुक्तिदाता कहते हैं, की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? ऑप्शन ए, शक। बी, कुषाण। सी, हिंद यवन या फिर डी, पार्थियन। 50वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शकों ने मुक्तिदाता की उपाधि धारण की। 51वां प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए, यूनानी शक कुषाण। बी, यूनानी कुषाण शक। सी, शक यूनानी कुषाण। डी, शक कुषाण यूनानी। यानी सबसे पहले किसने
आक्रमण किया, उसके बाद किसने किया, अवरोही क्रम में लिखना है। तो 51वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी, शक, कुषाण। सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया भारत पर, फिर शकों ने, फिर कुषाणों ने। 52वां प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा? ऑप्शन ए, ग्रीकों द्वारा, बी, शकों द्वारा, सी, पार्थियनों द्वारा, या फिर डी, मुगलों द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीकों द्वारा। 53वां प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ऑप्शन ए, बैक्ट्रिया, बी, सीथिया, सी, जेडरेसिया, या फिर डी, एरिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्ट्रिया। उत्तरी अफगानिस्तान पर भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। 54वां प्रश्न है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाली सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, शतमान, बी, निष्क, सी, पल, या फिर डी, कारसापण। 54वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कारसापण। कारसापण। 55वां प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए, कुषाणों का, बी, तमिलों का एवं चेरों का, सी, वाकाटकों का, या फिर डी, शकों का। 55वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलों एवं चेरों का। सर्वप्रथम रोम के साथ तमिलों और चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ। 55 के बाद 56वां प्रश्न है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? ये बताना है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए, बारबैरिकम, बी, बेरीगाजा या भड़ौच, सी, अरिकामेड, डी, कोचीन। मतलब मौर्योत्तरकालीन में कौन कौन से बंदरगाह थे, ये इनको जो ये सही है और कौन सा असत्य है ये बताना है। 3 सही है और 1 गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोचीन। तो मौर्योत्तरकालीन ये 3 बंदरगाह थे, बारबैरिकम, बेरीगाजा और अरिकामेड। ये कोचीन नहीं था। 57वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए, बेरीगाजा, बी, अरिकामेड, सी, बारबैरिकम, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरिकामेड। अरिकामेड। 58वां प्रश्न है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए, डेमेट्रियस, बी, मिनांडर, सी, मिथ्राडेटस, या फिर डी, गोंडा फर्नीस। 58वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए? ऑप्शन ए, कडफिसस द्वितीय, बी, डेमेट्रियस, सी, मिनांडर, या फिर डी, कनिष्क। 59वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिनांडर। 60वां प्रश्न है, कुषाणों का संबंध था? ऑप्शन ए, सीथियन जनजाति से, बी, पार्थिया से, सी, चीन के यूची जनजाति से, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। 60वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए, वसुमित्र, बी, अश्वघोष, सी, नागार्जुन, डी, बाणभट्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। 62वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। इंडो ग्रीक किसे कहा जाता था? 62 से मिलान कीजिए। इंडो ग्रीक हिंद यवन को कहते हैं। ए का पहला, शक। शक को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम। शक का दूसरा नाम सीथियन है, बी का दूसरा, और पार्थो का पल्लव।
पार्थों को पल्लव भी कहते थे। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। 63वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राजधानी, तो मिलान करना है आपको। तो शुंग राज्य की राजधानी क्या थी? शुंग राज्य की राजधानी विदिशा थी। ए का पहला, शुंग राज्य की राजधानी विदिशा थी। और चेदी राजवंश की राजधानी क्या थी? तो चेद की थी कलिंग। बी का दूसरा। सी सातवाहन, सातवाहन की राजधानी क्या थी? सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन। सी का तीसरा। कुषाण राज्य की राजधानी क्या थी? कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। 64वां प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि धारण की या ग्रहण की? ऑप्शन ए, हिंद यवन, बी शक, सी कुषाण या फिर डी सातवाहन। 64वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शक। शकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ऑप्शन ए, भरहुत का स्तूप, बी सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार, सी भाजा स्तूप या फिर डी उपर्युक्त सभी। 65वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी भरहुत के स्तूप, सांची के स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार और भाजा स्तूप, इन सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ। 66वां प्रश्न है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए, वृहत कथा, बी बुद्धचरित, सी लीलवय या फिर डी सतसई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वृहत कथा। वृहत कथा 66 का ए सही है। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। बी 2, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। 3, बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी केवल 3। 67वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। 67 का डी ऑप्शन सही है, केवल 3। यानी बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, यह कथन सही है, बाकी दो गलत है। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख या फिर डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। 68 का बी सही है। 69वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए, प्राचीन भारत, ऑप्शन ए है सातवाहन, बी है शक, सी कुषाण और डी पार्थियन। 69वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। कुषाण। 70वां प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए, चेद, बी कदंब, सी हर्यक या फिर डी कलिंग। 70वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चेद। 71वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 1, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। 2, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों
और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। 3, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। यह प्रश्न यूपीएससी 2012 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। यानी श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इस तरह से आज के इस मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, आपका स्कोर कैसा रहा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर चाहते हैं आप अगला वीडियो सही समय पर आता रहे तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।